दोस्तों क्या हो अगर आप सुबह उठते हैं और आपको अर्जेंट किसी व्यक्ति को कुछ भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं और जब भी आप ट्रांसफ़र करते हैं अपनी ऐप ओपन करते हैं बैंक का और ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे आता है कि आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज कर दिया गया है, आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? दोस्तों सोचिए ज़रूर, ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। अगर आपने ये स्थिति अभी फेस नहीं करी है तो भविष्य में आप कभी भी ऐसी स्थिति फेस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल साइबर क्राइम कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा फाइल हो रही हैं और जितनी भी साइबर कंप्लेंट्स फाइल होंगी उतने ही बैंक अकाउंट फ्रीज होने के केसेस भी बढ़ेंगे। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस क्राइम में तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं हो। बिल्कुल संभावना है कि आपका अकाउंट फ्रीज तब भी हो सकता है जब आपने कोई साइबर क्राइम नहीं किया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और साथ ही इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराया जा सकता है और क्या किया जाए जिससे बैंक अकाउंट ज़्यादातर मामलों में फ्रीज ही ना हो। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसे अंत तक आप जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई साइबर क्राइम होता है तो उसके पास सॉल्यूशन है कि वो साइबर कंप्लेंट फाइल करे। साइबर कंप्लेंट फाइल करने के लिए वो 1930 पे कॉल कर सकते हैं, वो cybercrime.gov.in पोर्टल पे भी विजिट कर सकते हैं या फिर नज़दीकी साइबर सेल में जाके भी अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं। तीनों तरीके से जब भी कंप्लेंट फाइल होती है किसी भी तरीके से एक्शन एक ही होगा कि जिस अकाउंट में वो फंड जाएगा उन सभी अकाउंट्स को साइबर सेल इन्वेस्टिगेशन के नाम पे डेबिट फ्रीज कर सकता है या एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगा सकता है। अब ऐसे में दोस्तों अगर डायरेक्ट आपके खिलाफ कंप्लेंट है तो हो सकता है आपके अकाउंट में कोई भी कारण से कंप्लेंट हुई हो या फिर आपने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कोई भी कारण रहा हो, आपके खिलाफ डायरेक्ट कंप्लेंट है तो एक्शन जल्दी होगा, आपका अकाउंट डेबिट फ्रीज होगा। वहीं अगर आपका अकाउंट 4th, 5th, 6th लेयर में आता है तो ऐसे में आपके अकाउंट पे डेबिट फ्रीज ज़्यादातर मामलों में नहीं लगेगा, केवल एक पर्टिकुलर अमाउंट का लीन लगेगा। ये लीन वो डिस्प्यूटेड अमाउंट होता है जो साइबर क्राइम का फंड होता है जितना आपके अकाउंट में आया। अब दोस्तों ये अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए या लीन हो जाए तो क्या आप साइबर क्रिमिनल बन जाते हैं? बिल्कुल नहीं है ऐसा। अगर अकाउंट लीन या फ्रीज होता है तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन पहले पूरी कंप्लीट होगी, उसके बाद ही आप पे कोई चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप पे चार्जेस पहले ही लगा दिए गए या आपको मान लिया गया आप साइबर क्रिमिनल हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों ऐसे में अगर आपने P2P ट्रेडिंग किया है तो आपके अकाउंट में फंड आ सकता है, आपने गेमिंग ऐप से विड्रॉ किया है तो भी आपके अकाउंट में फंड आ सकता है, आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल किया है, सर्विस सेल करी है और ऑनलाइन फंड रिसीव किया है तो भी आपके अकाउंट में ऐसा फंड आ सकता है, आप कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं तो भी आपके अकाउंट में ऐसा फंड आ सकता है, आप ट्रेडिंग करते हैं ऑनलाइन और कुछ पैसा रिसीव करते हैं तो भी आपके अकाउंट में ऐसा फंड आ सकता है। किसी भी तरीके से अगर आप ऑनलाइन फंड अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करते हैं तो आपके अकाउंट में साइबर क्राइम का फंड कभी भी आ सकता है। अब दोस्तों कभी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है या लीन हो जाता है तो ऐसे में सबसे पहले आपको बैंक से डिटेल लेना है कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, जिससे आप उस साइबर सेल ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकें, वहाँ पे आप ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स सबमिट कर सकें और एविडेंस दे सकें कि आपने कोई साइबर क्राइम नहीं किया है। दोस्तों ये सब कुछ लग तो रहा है आसान कि हम ये डिटेल्स कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये डिटेल्स कलेक्ट करना ही सबसे पहली सीढ़ी है और सबसे ज़्यादा टफ सीढ़ी है, क्योंकि ऐसे में आपको बैंक में जाना पड़ता है, उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन बैंक मैनेजर कॉन्फिडेंशियल होने के नाम पर आपको डिटेल्स प्रोवाइड नहीं कराते हैं या फिर दोस्तों आपको पर्टिकुलर डिटेल नहीं दी जाती, आपको ये बता दिया जाता है कि किस स्टेट से फ्रीज हुआ है, उनका मेल आईडी दे दिया जाता है, फोन नंबर दे दिया जाता है। वहीं पूरी स्टेट में आप कैसे ढूंढेंगे कि किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है? ना कोई कंप्लेंट नंबर मिलता है ना कोई डिटेल मिलती है। तो ऐसे में ये आपका राइट है, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज नहीं है इसमें, क्योंकि आपके खिलाफ कंप्लेंट है तो आपका राइट है उस कंप्लेंट को जानना कि किस वजह से अकाउंट को फ्रीज किया गया है, क्या कंप्लेंट है, क्या डिटेल्स है उसकी। इसके लिए आप आरबीआई में उसकी बैंक की कंप्लेंट कर सकते हैं, मैनेजर को आप नोटिस भेज सकते हैं, आप 1930 पे कॉल करके भी ये डिटेल्स ले सकते हैं अपना अकाउंट नंबर बताकर। कहीं से भी आपको डिटेल नहीं मिले तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एक बार दोस्तों जब आपको डिटेल्स मिल जाती है तो आपको एक रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में सबमिट करना जरूरी होता है। दोस्तों रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने पर आपको साइबर सेल में विजिट नहीं करना पड़ता और कई बार ऐसे मामले होते हैं जिसमें आपका अकाउंट डायरेक्ट फ्रीज नहीं होता या लीन नहीं होता,
4, 5, 6 लेयर में फ्रीज होता है या लीन होता है, तो ऐसे में रिप्रेजेंटेशन से साइबर सेल ऑफिसर कई बार अकाउंट को अनफ्रीज भी कर देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि आपका अकाउंट जल्दी अनफ्रीज होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ज़्यादातर मामलों में डिस्प्यूटेड अमाउंट साइबर सेल ऑफिसर आपसे पे करने के लिए कहते हैं। डिस्प्यूटेड अमाउंट वो अमाउंट होता है जो साइबर क्राइम का फंड होता है, आपके अकाउंट में आया है, जिसकी वजह से अकाउंट फ्रीज हुआ है। अगर आप ये डिस्प्यूटेड अमाउंट पे नहीं करना चाहते हैं तो आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं या मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं 497 BNS में और 503 BNS, जिससे आपके अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर कोर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे डिस्प्यूटेड अमाउंट को होल्ड कर दिया जाता है जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद उस अमाउंट को अगर आप सही हैं तो आपके फेवर में रिलीज कर दिया जाएगा। इन सभी मामलों में आपको एडवोकेट की हेल्प की जरूरत जरूर रहेगी, जिससे आपके केस को इजीली सॉल्व किया जा सके। इसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। एक चीज और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो, तो ऐसे में आप कुछ बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये कि आप गेमिंग ऐप से विड्रॉ करना बिल्कुल बंद कर लें। अब नया ऑनलाइन गेमिंग बिल भी लागू हो गया है, आगे चल के कानून भी बन जाएगा, लेकिन तब आप ध्यान रखिएगा, गेमिंग ऐप खेलना, गेमिंग ऐप से विड्रॉ करना, किसी भी तरीके से इस प्रकार के जिसमें भी पैसे का लेन देन होगा, ऐसे गेमिंग करना आपके लिए पूरी तरीके से बंद है, बैन है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, वरना आप लीगल इश्यूज में फंस सकते हैं आगे। वहीं दोस्तों दूसरा, P2P ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इस मामले में। आपके पास सारे एविडेंस होने चाहिए अपने P2P ट्रेडिंग से रिलेटेड। थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन आपका नहीं होना चाहिए, और आप बाइनेंस जैसी ऐप पे ही ट्रेड करें, किसी अन्य ऐप पे ट्रेड ना करें। किसी और व्यक्ति के लिए कभी ट्रेड ना करें, अपने लिए ही ट्रेड करें, और उसका पूरा टैक्सेशन का आप अपना काम पूरा करिए, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ दे सकते हैं। तीसरा दोस्तों, अगर आप शॉपकीपर हैं या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो अपने हर ट्रांजैक्शन का बिल जरूर रखें अपने पास, जिससे अगर कोई भी ऐसा इशू आता है तो आप उस बिल को दे सकते हैं ऑफिसर को और अपनी जेन्युइनिटी प्रूफ कर सकते हैं। साथ ही साथ में दोस्तों, ऐसे मामले जब आप बिल देते हैं तो जो व्यक्ति है, जो कंप्लेनेंट है, वो कंप्लेंट करने से बचता भी है। आप अपने बिल के पीछे भी एक लिखा सकते हैं कि साइबर क्राइम पोर्टल का मिसयूज अगर आप करेंगे तो वो इलीगल होगा, उसमें आपके खिलाफ एक्शंस हो सकते हैं। तो इस बातों से जो कस्टमर है जो कि फ्रॉड करना चाहेगा आपके साथ में, वो भी डर के रहेगा। अगर आप CSC सेंटर चला रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर चला रहे हैं, तो अननोन व्यक्ति से कभी भी फंड रिसीव ना करें। और अगर आपको कोई ज़्यादा कमीशन का लालच देता है, कहता है साहब मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप इतने रुपए मुझे कैश में दिलवा दीजिए, मैं आपको ज़्यादा पैसे दे दूंगा, तो उस व्यक्ति पे कभी भी विश्वास न करें, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, फ्रॉड आपके साथ में हो सकता है, अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। इसके अलावा CSC सेंटर का एक बहुत ही ज़रूरी काम है कि आप आधार या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स उसका ज़रूर लीजिए, जिससे आप अपनी जेन्युइनिटी प्रूफ कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, ऑनलाइन टास्क फ्रॉड, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन लोन फ्रॉड, इन सब से आप बच के रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फंड आप रिसीव करते हैं उन फ्रॉडिस्टर से, उनकी वजह से भी अकाउंट कई बार फ्रीज हो जाता है। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो अकाउंट आपका फ्रीज नहीं होगा, अगर होता भी है तो इजीली अनफ्रीज हो जाएगा। इसके अलावा आप एक सेपरेट अपना अकाउंट और बना के रखिए, जिसमें आप अपनी सारी सेविंग रखें, और इसके साथ साथ जिसमें आप अपना ट्रांजैक्शन ऑनलाइन रिसीव करते हैं, उस अकाउंट से उस वाले सेविंग अकाउंट को कभी भी लिंक ना करें। दोस्तों मेरी राय में अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इस प्रकार की सभी परेशानियों से बचेंगे, और फ्यूचर में आप इस प्रकार से किसी भी साइबर क्राइम के मैटर्स में अकाउंट फ्रीज होने से तो जरूर बच सकते हैं, और अगर फ्रीज भी हो जाता है तो इजीली अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप कभी भी हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं किसी केस के सिलसिले में, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी डीपली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।